गांव के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छप्पर की छत, दीवारों पर जगह जगह दरारें और आंगन में रखा टूटा फूटा लकड़ी का दरवाजा। यही था अमन का घर। उस समय अमन 16 साल का था। अमन बेटा, जरा इधर आ, तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। रसोई से उसकी माँ की आवाज आई। अमन जल्दी से आंगन में आया। उसकी माँ, जो गांव में सुशीला दीदी के नाम से जानी जाती थी, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों वाली और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखने वाली औरत थी। लेकिन आजकल उनकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन गए थे। बीमारी धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। अम्मा, कल स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि अगली बार अगर फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। मैं क्या करूं? सुशीला दीदी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे इसकी चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी पढ़ाई किसी भी हालत में बंद नहीं होने दूंगी। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, यही तो मेरी ख्वाहिश है। अमन थोड़ी देर चुप रहा। उसकी नजरें जमीन पर थीं। उसे पता था घर में आमदनी का कोई पक्का साधन नहीं था। माँ सिलाई कढ़ाई करके और कभी कभी खेतों में मजदूरी करके घर चला रही थी। तभी बाहर से जोर की हंसी की आवाज आई। अरे अमन, तू फिर स्कूल जा रहा है? तेरे नसीब में तो खेत में मजदूरी लिखी है, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। गोलू गांव के मुखिया का बेटा था। गोलू की उम्र भी अमन के आसपास थी, लेकिन घमंड आसमान छूता था। महंगे कपड़े, हाथ में चमचमाती घड़ी और बातों में तिरस्कार। अमन ने उसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन गोलू और आगे बढ़कर बोला, और सुन, तू बड़ा आदमी बनेगा, पहले अपने घर की हालत तो देख। तेरी माँ भी तुझे पढ़ाकर क्या हासिल करेगी? अमन के चेहरे पर गुस्से और दुख का मिश्रण था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी माँ ने आवाज लगाई। अमन चल बेटा, देर हो जाएगी। गोलू से उलझने का कोई फायदा नहीं। अमन चुपचाप स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल से लौटते समय अमन अक्सर गांव के चौक से होकर आता था। वहां एक बड़ी सी पक्की हवेली थी, जिसके बरामदे में बैठी रहती थी शांति देवी, गांव के पुराने जमींदार की विधवा पत्नी। शांति देवी का कोई बेटा बेटी नहीं था। उन्होंने अमन को देखते ही पुकारा, अरे अमन बेटा, इधर आओ। क्या खाया दोपहर में? जी अम्मा, रोटी दी थी। बस रोटी? चल अंदर आ, तेरे लिए दूध और गुड़ रखा है। अमन पहले मना करने लगा, लेकिन शांति देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तू मेरे लिए बेटे जैसा है बेटा। ये मत सोच कि तू मुझ पर कोई एहसान कर रहा है, बल्कि तू तो मेरी तन्हाई दूर करता है। अक्सर शांति देवी उसे बुलाकर पेट भर खाना खाने को देती। अमन मन ही मन सोचता, शांति चाची सच में फरिश्ता है। अगर कभी मैं कुछ बन पाया तो इनका एहसान जरूर चुकाऊंगा। रात को जब पूरा गांव सो चुका था, अमन अपनी माँ के पास बैठा था। अम्मा, अगर मैं सच में बड़ा आदमी बन गया तो हमारा घर कैसा होगा? हमारा घर पक्के का होगा, जिसमें बारिश में पानी नहीं टपकेगा। तू एक बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, तेरे हाथ में पेन होगा और गांव वाले तुझे इज्जत से सलाम करेंगे। अमन ने उस रात आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे तारे भी उसकी माँ के सपने में शामिल हो गए हों, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धुंध ने पूरे गांव को जैसे सफेद चादर से ढक दिया था। अमन अपनी किताब लेकर स्कूल जाने ही वाला था कि पीछे से खांसी की तेज आवाज आई। अम्मा, आपको फिर से खांसी हुई। मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। नहीं बेटा, स्कूल को देर मत कर, मैं ठीक हूँ, बस मौसम ठंडा है। अमन ने उनकी बात मान ली, लेकिन दिल में बेचैनी बनी रही। दिन गुजरते गए, लेकिन अमन की माँ की हालत और बिगड़ने लगी। उनका काम पर जाना लगभग बंद हो गया। अमन स्कूल के बाद घर के काम करने लगा, लकड़ी लाना, पानी भरना और माँ के लिए सूप बनाना। एक शाम जब गांव का सूरज डूब चुका था, शांति देवी आई। अरे सुशीला, तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। चलो मैं कल तुम्हें शहर के डॉक्टर को दिखाती हूँ। पैसे कहाँ से आएंगे बहन? अरे मैं हूँ ना, पैसों की चिंता मत करो। अमन ने यह सुनकर शांति देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन भीतर डर भी था कि कहीं यह बीमारी जानलेवा ना हो। अगले दिन जब अमन बाजार से दवा लेकर लौट रहा था, तभी गोलू रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अमन की आंखें लाल हो गईं। गोलू पास आकर फुसफुसाया, अरे अमन सुन, तेरी माँ को बड़ी बीमारी हो गई है। लगता है भगवान भी तुझसे नाराज है। अमन का खून खौल उठा। चुप कर गोलू, अपनी जबान संभाल। देख लेना, तेरी माँ के बाद ये घर भी मेरा हो जाएगा, मेरे पिताजी कह रहे थे। अमन का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे पता था लड़ाई करने से सिर्फ माँ की चिंता बढ़ेगी।
महीने बीतते गए। अमन की माँ बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। एक रात अमन उनके पास बैठा था। बेटा, तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं चाहती हूँ कि तू चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पढ़ना मत छोड़ना। तू बड़ा आदमी बनेगा। अपने सपनों से कभी पीछे मत हटना, कभी पढ़ाई मत छोड़ना। तू बड़ा आदमी बनेगा। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन किस्मत ने उसकी बात नहीं सुनी। अगली सुबह जब मुर्गे की बांग सुनाई दी, गांव में एक खबर फैल गई। अमन की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। बेचारा अमन पहले बाप नहीं रहा, अब माँ चली गई, अनाथ हो गया वो। न जाने कैसा भाग्य लेकर आया था। शांति देवी सबसे पहले पहुंची। उन्होंने अमन को गले से लगा लिया। बेटा, हिम्मत रख। तेरी माँ को गर्व होगा अगर तू उसके सपनों को पूरा करेगा। अमन चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर कहीं एक आग जलने लगी थी। मैं हार नहीं मानूंगा। माँ के गुजरने के बाद घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। किताबें पुरानी हो चुकी थीं और फीस भरने का सवाल ही नहीं था। अमन ने गांव के चौक में जाकर जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया। सुबह से शाम तक धूल में बैठकर काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार गांव के लोग ताने मारते। देखो, पढ़ाई का शौक रखने वाला जूते चमका रहा है। अमन हर बार अपनी माँ की आखिरी बातें याद करता। अपने सपनों से कभी पीछे मत हटना। इस बीच गांव के मुखिया की नजर अमन के घर पर पड़ चुकी थी। एक रात गोलू ने घर आकर ताना मारा। अरे अमन, तू ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहेगा। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि तेरा घर तो अब गांव की जमीन में शामिल हो जाएगा। अमन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे पता था असली लड़ाई अभी बाकी है। बरसात का मौसम था। आकाश में बादल गरज रहे थे और गांव की गलियों में कीचड़ भर चुका था। अमन सुबह से चौक पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। तभी दूर से मुखिया जी आते दिखे। उनके पीछे गोलू अपनी छतरी पकड़े अकड़ते हुए चल रहा था। अरे बेटा अमन, देखो, तेरी माँ के जाने के बाद ये घर तो खाली पड़ा है और तू खुद बाहर बैठा जूते पॉलिश करता है। क्यों ना इसे किसी ऐसे को दे दिया जाए जिसे इसकी जरूरत हो। ये घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अरे पिताजी, इसे समझाइए। ये घर अब गांव की जमीन में गिना जाएगा, क्योंकि इसके कागज तो हमारे पास हैं। अमन चौंक गया। कागज आपके पास कैसे आए? मुखिया ने बनावटी गंभीरता के साथ कहा। तेरी माँ ने बीमारी के वक्त मुझसे उधार लिया था और गिरवी के तौर पर घर के कागज दिए थे। अब कर्ज में ही चुकाया तो घर हमारा हुआ। अमन को याद आया कि उसकी माँ ने कभी इस बारे में नहीं बताया, लेकिन वह जानता था गरीबी में लोग मजबूरी में बहुत कुछ कर लेते हैं। गांव के कई लोग इस बात को जानते थे कि मुखिया चालाकी कर रहा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। चौक पर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से बगल वाले से कहा, बेचारे लड़के के पास न पैसे हैं न सहारा है। मुखिया से कौन उलझे भला। अमन के लिए यह दोहरा झटका था। घर भी छीन गया और माँ की यादों का ठिकाना भी। अगले दिन सुबह सुबह 4-5 लोग मुखिया के कहने पर अमन के घर आ गए। चलो बेटा, अपना संभाल। मान लो ये घर अब हमारा ही है। अमन के पास जितना सामान था वो एक पुराना बस्ता, कुछ कपड़े और माँ की एक तस्वीर। उसने चुपचाप सब कुछ समेटा और घर के दरवाजे पर आखिरी बार हाथ फेरा। दिल में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। अमन सीधे शांति देवी के घर पहुंचा। शांति देवी ने उसे गले लगाया। अम्मा जी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मुखिया ने घर ले लिया। बेटा, अगर तू चाहे तो यहीं रह जा। मेरे घर में तेरे लिए हमेशा जगह है। नहीं अम्मा जी, मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहता। मैं शहर जाऊंगा, वहाँ शायद कोई काम और रहने की जगह मिल जाए। शांति देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने उसका फैसला मान लिया। जाते समय उन्होंने उसके हाथ में कुछ पैसे और खाने का एक छोटा झोला थमा दिया। ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। और बेटा, जहाँ भी रहना अपनी माँ का सपना मत भूलना। अमन गांव से पैदल निकला। रास्ते में खेत, जंगल और कच्ची सड़कें थीं। शाम होने तक वो पास के कस्बे के बस अड्डे पर पहुंचा, जहां से शहर की बस मिलनी थी। बस में बैठा तो खिड़की से बाहर देखते हुए माँ की बातें याद आने लगीं। शहर पहुंचने पर उसे कोई जान पहचान नहीं थी। बस स्टेशन पर रात गुजारी। सुबह एक पुलिस वाले ने पूछताछ की और फिर उसे पास के एक अनाथ आश्रम ले जाया गया। मैनेजर साहब ने रमन से नाम पूछा। बेटा, अब ये तुम्हारा घर है। यहाँ खाना मिलेगा, पढ़ाई होगी और अगर तुम चाहो तो छोटे मोटे काम भी कर सकते हो। अनाथ आश्रम का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था।
सुबह 5 बजे सीटी बजती। सब बच्चों को उठना पड़ता। नल के पास लंबी लाइन लगती। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने के बाद सामूहिक प्रार्थना होती। अमन भी बाकियों के साथ कतार में खड़ा हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती। वह हर पल सोचता कि यहाँ का हर दिन उसके भविष्य की सीढ़ी है। आश्रम में पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल, फिर आश्रम आकर सफाई, बर्तन धोना या छोटे बच्चों को होमवर्क कराना। शाम को 7 से 10 बजे तक वो लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके कमरे के साथी अक्सर कहते, अमन, अरे थोड़ी देर आराम कर ले, पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा। अमन मुस्कुरा कर कहता, मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है, मेरा सपना बहुत बड़ा है। पढ़ाई के खर्च के लिए अमन छुट्टियों में छोटे मोटे काम भी करने लगा। अखबार बांटना, स्टेशन पर कुल्ली की मदद करना, चाय की दुकान पर बर्तन धोना। हर काम में उसने यह सीखा कि मेहनत से भाग्य बदलता है, न कि किस्मत के सहारे बैठकर। एक दिन आश्रम में डाक आई, अमन के नाम। लिफाफा खोलते ही शांति देवी का खत था। बेटा, यहाँ गांव में सब ठीक है, लेकिन तेरे बिना सूना सूना लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं रोज भगवान से तेरे लिए दुआ करती हूँ। अमन ने खत को सीने से लगाया और फुसफुसाया, अम्मा जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। समय बीतता गया। 4 साल में अमन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा टॉप रैंक से पास की। आश्रम के मैनेजर ने कहा, बेटा तुम्हारे पास दिमाग है और हौसला भी, तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। अमन के लिए यह नया लक्ष्य था, कलेक्टर बनना। अब उसकी दिनचर्या और भी सख्त हो गई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, फिर स्कूल और कॉलेज, दोपहर में पार्ट टाइम काम और रात को फिर पढ़ाई। उसके कमरे में दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माँ का सपना, मेरी जिम्मेदारी। कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। सिविल सर्विसेज के रिजल्ट वाले दिन आश्रम में टीवी पर नाम पढ़ा जा रहा था। अचानक एंकर ने कहा, रैंक 12 अमन कुमार, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी माँ के सपने को पूरा कर दिखाया। पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। मैनेजर साहब ने उसे गले लगाया। बेटा तूने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों, सपने पूरे हो सकते हैं। अमन की आंखें नम थीं। उसे सिर्फ माँ का चेहरा याद आ रहा था। कुछ महीनों बाद अमन ने कलेक्टर की वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखते हुए उसने फुसफुसाया, अम्मा, आपका बेटा बड़ा आदमी बन गया। बरसों बाद जीप के इंजन की आवाज ने गांव की सुबह की शांति तोड़ दी। गांव के बच्चे दौड़कर देखने लगे। एक चमचमाती सरकारी गाड़ी, आगे लाल बत्ती और पीछे खाकी वर्दी पहने एक अफसर उतर रहा था। कोई पहचान नहीं पाया, जब तक अमन ने मुस्कुराकर टोपी उतारी और कहा, कैसे हो अपने गांव के लोगों? गांव के बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। मुखिया के घर में खबर पहुंची। गोलू भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, बाबा बाबा, वो अमन अब कलेक्टर बन गया है। मुखिया का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। वो तुरंत साफ कपड़े पहनकर बाहर आया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे अमन बेटा, नहीं, अब तो अमन बाबू साहब, हमारे गांव को 4 चांद लग गए। मुखिया जी, मैं यहाँ अपनी माँ का घर देखने आया हूँ, वही घर जो आपने मुझसे लिया था। अरे बेटा, वो तो बस हालात की मजबूरी थी, और फिर अब तो तुम बड़े आदमी हो, ये घर तुम्हारा ही है। मजबूरी मेरी थी, चाल आपकी, लेकिन अब मैं हिसाब बराबर करने आया हूँ। मुखिया अपने डर और शर्म के कारण उसी समय घर की चाबियां लेकर आया। अमन ने दरवाजे पर खड़े होकर एक पल आंखें बंद की, जैसे माँ की यादों को महसूस कर रहा हो। अगले दिन अमन सीधे शांति देवी के घर पहुंचा। बेटा, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अम्मा जी, जब दुनिया मेरे खिलाफ थी, तब आपने मुझे बेटा मानकर सहारा दिया था। ये घर अब आपका है। माँ कहती थी, उपकार का बदला नहीं, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आप ही मेरी दूसरी माँ है। बेटा, तेरी माँ जहाँ भी होगी तुझ पर गर्व कर रही होगी। वो घर आधिकारिक रूप से शांति देवी के नाम कर दिया गया। अमन के कलेक्टर बनने और घर शांति देवी के नाम करने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। जो लोग पहले कहते थे कि गरीब का बच्चा क्या करेगा, अब वही अपने बच्चों से कहते, पढ़ाई कर, अमन बेटा जैसा बन। मुखिया, जो कभी डर और लालच का प्रतीक था, अब चुपचाप बैठा रहता। गोलू भी भीड़ में चुपचाप अमन को देखता, मानो अपने बचपन के तानों पर शर्मिंदा हो। कलेक्टर बनने के बाद अमन ने सबसे पहले गांव में एक सरकारी स्कूल और लाइब्रेरी की नींव रखवाई।
उद्घाटन के दिन उसने पूरे गांव को बुलाकर कहा, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जब तक हम इसे हर बच्चे तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कोई रमन, कोई शांति देवी और कोई भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। मोरल, परिस्थितियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन हिम्मत हमें जोड़ सकती है। भाग्य वही बनता है जिसे हम मेहनत से गढ़ते हैं।